आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्वेश्चन है मध्यस्थ पंचाट क्या है। जो अवॉर्ड है, अवॉर्ड मतलब पंचाट, वो क्या है। मध्यस्थ पंचाट की अंतर वस्तुओं पर चर्चा कीजिए। व्हाट इज आर्बिट्रियल अवॉर्ड एंड डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ आर्बिट्रियल अवॉर्ड्स। जो ये मध्यस्थ पंचाट है इसके बारे में बताना है। फिर इस तरह से भी आया है कि उन आधारों पर चर्चा कीजिए जिनके आधार पर मध्यस्थ पंचाट को रद्द किया जा सकता है। जो मध्यस्थ पंचाट दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, उसको किस आधार पर रद्द किया जा सकता है ये भी बताना है। फिर मध्यस्थ पंचाट की अंतिमता, ठीक है। मध्यस्थ विवाद समाधान की एक वैकल्पिक प्रक्रिया है जिसमें पक्षकार अपने विवाद को न्यायालय के बजाय मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय मध्यस्थ पंचाट यानी कि आर्बिट्रियल अवॉर्ड कहलाता है। भारत में इससे संबंधित प्रावधान वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली अधिनियम 1996 में दिए गए हैं। जो इससे संबंधित प्रावधान है वो दिए गए हैं इस एक्ट में। पहला, मध्यस्थ पंचाट का अर्थ। धारा 2 सबधारा 1 क्लॉज सी के अनुसार मध्यस्थ पंचाट में अंतरिम पंचाट इंटरिम अवॉर्ड भी शामिल है। दूसरे शब्दों में मध्यस्थ द्वारा विवाद के संबंध में दिया गया लिखित एवं मध्यस्थ पंचाट कहा जाता है। जो मध्यस्थ द्वारा विवादों का निपटान किया जाता है उसमें जो लिखित और अंतिम निर्णय दिया जाता है उसी को कहते हैं मध्यस्थ पंचाट। यह न्यायालय की डिग्री के समान प्रभाव रखता है। अब जो न्यायालय की डिग्री होती है उसी के समान ही प्रभाव रखता है, ठीक है। जैसे कोर्ट का निर्णय होता है उसी तरह से इनका निर्णय होता है। फिर इसके बाद मध्यस्थ पंचाट की अंतर वस्तुएं। जो इसकी अंत वस्तुएं हैं, सेक्शन 31 लिखित रूप। पंचाट लिखित रूप में होना चाहिए। जो पंचाट है वो जो ऑर्डर होता है वो लिखित रूप में ही होता है। हस्ताक्षर, उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। किसके? मध्यस्थ तथा बहुमत मध्यस्थों के हस्ताक्षर आवश्यक है। कारणों का उल्लेख, जो कारण है उनका उल्लेख होना चाहिए। निर्णय के कारण लिखे जाने चाहिए। जो भी निर्णय के कारण है कि किस आधार पर उन्होंने निर्णय दिया है वो लिखे जाने चाहिए जब तक पक्षकार अन्यथा सहमत न हो। तिथि एवं स्थान। पंचाट में तिथि तथा मध्यस्थता का स्थान अंकित होना चाहिए कि कहाँ पर ये जो मीटिंग है वो हुई थी और कहाँ पर ये पंचाट दिया गया है और किस दिनांक को दिया गया है। पक्षकारों को प्रति देना यानी कि उनको फोटोकॉपी देना, उसकी प्रति, जो भी ऑर्डर हुआ है उसकी एक प्रति, उसकी एक कॉपी देना। हस्तांतरित प्रति प्रत्येक पक्ष को दी जाती है। जो भी साइन की हुई प्रति है, जो भी साइन की हुई फोटोकॉपी है वो उसकी फोटोकॉपी दी जाती है प्रत्येक पक्ष को। ब्याज एवं लागत। धारा 31 सबधारा 7 एवं धारा 31 ए के अनुसार मध्यस्थ ब्याज तथा खर्च के संबंध में आदेश दे सकता है। अगर उसमें कोई किसी को खर्चा देना है या कोई ब्याज देना है तो उसके लिए भी वो निर्णय दे सकता है। फिर मध्यस्थ पंचाट को रद्द करने के आधार। अब जो ये पंचाट है इसको रद्द करने के क्या आधार हैं? सेक्शन 34 न्यायालय केवल सीमित अधिकारों पर पंचाट को रद्द कर सकता है। कौन से अधिकार है वो? पक्षकारों की अयोग्यता। जो पक्षकार हैं, जो पार्टीज हैं, उनकी अयोग्यता, डिसेबिलिटीज। यदि कोई पक्षकार विधिक रूप से सक्षम न हो। मध्यस्थ करार अमान्य होना। यदि मध्यस्थ करार वैध न हो। उचित सूचना न मिलना। यदि किसी पक्षकार को सुनवाई का अवसर न मिला हो। अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्णय। अगर अधिकार क्षेत्र के बाहर निर्णय दिया गया तो भी उस निर्णय को रद्द किया जा सकता है। यदि मध्यस्थ ने समझौते के बाहर के विषय पर निर्णय दिया हो। प्रक्रिया विधि के विरुद्ध होना। जो भी प्रोसीजर हुआ है वो विधि के विरुद्ध हुआ है। यदि मध्यस्थता प्रक्रिया अधिनियम के विपरीत हुआ हो तो जो निर्णय दिया गया है रद्द किया जा सकता है। सार्वजनिक नीतियों के
विरुद्ध होना जो सार्वजनिक नीति है उसके विरुद्ध दिया गया निर्णय है। यदि पंचाट धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या भारतीय सार्वजनिक नीति के विरुद्ध हो। फिर पेटेंट की वैधता, घरेलू पंचाट में स्पष्ट विधिक त्रुटि होने पर। ठीक है, यह है जो पंचाट होता है उसको रद्द करने के आधार, के किन आधारों पर पंचाट को रद्द किया जा सकता है। फिर एक केस है एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण, एसोसिएट बिल्डर्स वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2014। इस वाद में निर्माण कार्य यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ था, जिसे मध्यस्थ के लिए भेजा गया, यानी कि आर्बिट्रेशन के लिए भेजा गया कि इनका भाई सुलह समझौता कराओ। मध्यस्थ ने साक्ष्यों एवं दलीलों के आधार पर पंचाट दिया, एक निर्णय दिया। इसके बाद असंतुष्ट पक्ष जो संतुष्ट नहीं हुए उस निर्णय से, उन्होंने धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय में यह कहते हुए चुनौती दी कि पंचाट तथ्यों एवं कानून के अनुरूप नहीं है। जो भी उन्होंने निर्णय दिया है वो कानून के अंतर्गत ठीक नहीं है। फिर न्यायालय का निर्णय, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायालय पंचाट के अर्थात गुण दोष की पुनः समीक्षा नहीं करेगा। अदालत केवल वैकल्पिक विवाद निवारण अधिनियम की धारा 34 में दिए गए सीमित आधारों जैसे सार्वजनिक नीति का उल्लंघन, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, पेटेंट अवैधता पर ही हस्तक्षेप कर सकती है। इस प्रकार न्यायालय ने मध्यस्थ की अंतिमता एवं स्वतंत्रता को महत्व दिया। ठीक है, इस केस को उन्होंने खारिज कर दिया और कहा कि जो भी उन्होंने कहा है वो सही है, जो भी उन्होंने निर्णय दिया है वो सही है, वो इसकी दोबारा से जांच नहीं करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मध्यस्थ पंचाट की अंतिमता। धारा 35 के अनुसार पंचाट अंतिम एवं पक्षकारों पर बाध्य होता है। जो भी पंचाट, जो भी निर्णय दिया जाता है वो पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा, उनको वो मानना पड़ेगा। धारा 36 के अनुसार यदि धारा 34 के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जाती तो पंचाट न्यायालय की डिक्री की तरह लागू किया जा सकता है। फिर है इसका निष्कर्ष। मध्यस्थ पंचाट प्रक्रिया का मुख्य आधार वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली अधिनियम 1996 की धारा 31 पंचाट की आवश्यक अंत वस्तुओं का वर्णन करती है, जबकि धारा 34 रद्द किए जाने के आधार प्रदान करती है और धारा 35-36 पंचाट की अंतिमता एवं परिवर्तन सुनिश्चित करती है। इस प्रकार मध्यस्थ पंचाट त्वरित, शीघ्र एवं प्रणाली विवाद समाधान का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि जो अवार्ड दिए जाते हैं मध्यस्थ द्वारा उनको चैलेंज कैसे किया जा सकता है और मध्यस्थ अवार्ड क्या है। ठीक है, फिर इसी में हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 27 के अंतर्गत मध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्ष्य प्राप्त करने में न्यायालय की क्या सहायता ले सकती है। जो साक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए न्यायालय की क्या सहायता ले सकती है, मध्यस्थ अधिनियम। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना। क्या पूछा है, मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम जो है उसकी धारा 27 के अंतर्गत जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण होता है उसको साक्ष्य प्राप्त करने के लिए, पक्षकारों से साक्ष्य प्राप्त करने के लिए न्यायालय की क्या सहायता ले सकती है। ठीक है, वो कोर्ट की क्या सहायता ले सकती है साक्ष्य प्राप्त करने के लिए। इसका आंसर, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 27 मध्यस्थ न्यायाधिकरण आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स को साक्ष्य प्राप्त करने के लिए न्यायालय की सहायता लेने का अधिकार प्रदान करती है। कई बार मध्यस्थ कार्रवाई में आवश्यक दस्तावेज, गवाहों या अन्य साक्ष्य पक्षकार प्रस्तुत नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में न्यायालय की सहायता लेकर न्यायाधिकरण निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से विवाद का समाधान कर सकता है।
यह प्रावधान मध्यस्थ प्रक्रिया को मजबूत और न्याय संगत बनाता है। अगर मध्यस्थ जो न्यायाधिकरण है उसको कुछ साक्ष्य चाहिए या फिर गवाहों को बुलाना है और वो ये ऐसा नहीं कर पा रही है, तो वो कोर्ट की सहायता ले सकती है। और ये बताया गया है धारा 27 में, जो आर्बिट्रेशन और कैंसिलेशन एक्ट 1996 है उसकी धारा 27 में ये बताया गया है। ठीक है, अब धारा 27 के उद्देश्य। धारा 27 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को साक्ष्य प्राप्त करने में किसी प्रकार की बाधा न हो। चूंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण के पास न्यायालय जैसी पूर्ण बाध्यकारी शक्तियां नहीं होती, इसलिए आवश्यक होने पर न्यायालय की सहायता प्रदान की जाती है। इससे पक्षकारों को उचित सुनवाई तथा न्याय प्राप्त होता है। ठीक है, कोर्ट की जो मदद है वो ले सकता है मध्यस्थ न्यायाधिकरण। फिर न्यायालय की सहायता कब ली जाती है? अब कब ले सकते हैं? जब मध्यस्थ न्यायाधिकरण को लगता है कि कोई महत्वपूर्ण गवाह उपस्थित नहीं हो रहा है, तो वो कोर्ट से कहेगी कि भाई इसको उपस्थित करवाओ, ये आ नहीं रहा है। आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, जो दस्तावेज चाहिए वो प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं, तो वो कोर्ट की सहायता ले सकती है। किसी व्यक्ति से साक्ष्य प्राप्त करना कठिन है। अगर किसी व्यक्ति से साक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो रहा है तो वो कोर्ट की हेल्प ले सकती है। तब वह पक्षकारों की सहमति से न्यायालय से सहायता मांग सकता है। कोई पक्षकार भी न्यायाधिकरण की अनुमति से न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि आप ये चीज करा दीजिए। फिर न्यायालय द्वारा दी जाने वाली सहायता। अब न्यायालय द्वारा क्या सहायता दी जाएगी? न्यायालय निम्न प्रकार से सहायता प्रदान कर सकता है, जैसे गवाहों को बुलाना। कोर्ट जो है वो आदेश दे सकता है कि गवाहों को बुलाइए। दस्तावेज प्रस्तुत कराना, साक्ष्य रिकॉर्ड करना या फिर आयोग जारी करना। न्यायालय समन जारी करके किसी व्यक्ति को गवाही देने के लिए उपस्थित होने का आदेश दे सकती है। यदि कोई व्यक्ति आवश्यक दस्तावेज देने से इनकार करता है तो न्यायालय उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दे सकती है, और अगर वो दस्तावेज नहीं देगा तो उसके खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, वो केस में हार जाएगा। फिर न्यायालय गवाहों के बयान दर्ज कर सकता है, ये इसमें है साक्ष्य रिकॉर्ड करना। न्यायालय गवाहों के बयान दर्ज कर सकता है, उन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेज सकता है। फिर आयोग जारी करना। यदि कोई गवाह दूर स्थान पर हो या न्यायालय में उपस्थित न हो सके तो न्यायालय आयोग नियुक्त कर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है। वो किसी को भेज सकते हैं या फिर उसे संबंधित कोर्ट में बुलाया जा सकता है। फिर है इनकी शक्ति। न्यायालय की शक्तियां। धारा 27 के अंतर्गत न्यायालय वही शक्तियां प्रयोग करता है जो उसे दीवानी प्रक्रिया संहिता सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत दीवानी वादों में प्राप्त है। इसलिए न्यायालय समन जारी कर सकता है, दस्तावेज की जांच करा सकता है, गवाहों से शपथ पर बयान ले सकता है। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय अवमानना अथवा अन्य वैधानिक कार्यवाही कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उस पर भी केस कर सकती हैं कि इसने अपमान किया है न्यायालय का, न्यायालय की बात नहीं मानी। ये है न्यायालय की शक्तियां। फिर इसके बाद इसका महत्व में बताया गया है कि यह मध्यस्थ प्रक्रिया को प्रभावी बनाती है, निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करती है, आवश्यक साक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करती है, पक्षकारों के अधिकारों की रक्षा करती है, न्यायालय और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के बीच सहयोग स्थापित करती है। ये है इसके महत्व। फिर डेल्टा डिस्टिलीज लिमिटेड बनाम यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, ये केस है 2013 का। ये थोड़े नाम इसके बड़े हैं, अगर आपको सारे इतने बड़े नाम याद ना हो तो सिर्फ आप इसके शॉर्ट नेम लिख सकते हैं, जैसे डेल्टा वर्सेस यूनाइटेड लिमिटेड, मतलब शॉर्ट में नाम लिख देना अगर आप लॉन्ग में ना लिख पाओ तो। 2013। इस वाद में पक्षकारों के बीच व्यावसायिक विवाद मध्यस्थ आर्बिट्रेशन के माध्यम से
विचाराधीन था। मध्यस्थ न्यायाधिकरण को विवाद के उचित समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं साक्ष्यों की आवश्यकता थी, जिन्हें प्राप्त करने हेतु न्यायालय की सहायता मांगी गई। अब न्यायालय का इस पे निर्णय क्या आया? न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 की धारा 27 का उद्देश्य मध्यस्थ अधिकरण को साक्ष्य प्राप्त करने में सहायता देना है। न्यायालय केवल सहायता भूमिका निभाएगा और मध्यस्थ प्रक्रिया की स्वतंत्रता में आवश्यक हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, फिर है इसका निष्कर्ष। इस प्रकार धारा 27 मध्यस्थ न्यायाधिकरण को साक्ष्य प्राप्त करने हेतु न्यायालय की सहायता लेने का अधिकार देती है। यह प्रावधान मध्यस्थ प्रक्रिया को निष्पक्ष, प्रभावी तथा न्यायपूर्ण बनाता है। न्यायालय की सहायता से आवश्यक गवाह, दस्तावेज तथा अन्य साक्ष्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, जिससे विवाद सही एवं त्वरित यानी कि शीघ्र निपटारा संभव होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विदेशी पंचाट और घरेलू पंचाट। अब क्या है ये विदेशी पंचाट और घरेलू पंचाट यानी कि अवॉर्ड? मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत पंचाट अवॉर्ड वह निर्णय होता है जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स द्वारा विवाद के समाधान हेतु दिया जाता है। पंचाट मुख्य यानी कि मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो घरेलू पंचाट और दूसरा विदेशी पंचाट। विदेशी पंचाट से वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है, घरेलू पंचाट भी पूछ लेते हैं और विदेशी पंचाट भी पूछ लेते हैं वेरी शॉर्ट में, और मैंने आपको वेरी शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन बताया है, तो इसको यहीं से कवर कर लेना। दोनों का उद्देश्य विवाद का समाधान करना, परंतु इसके स्वरूप, लागू, कानून प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट तथा अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर पाया जाता है। कैसे? घरेलू पंचाट का अर्थ सबसे पहले पढ़ेंगे हम। घरेलू पंचाट, इसका क्या अर्थ है? जब मध्यस्थों की कार्यवाही भारत में हो तथा विवाद का निर्णय भारतीय कानूनों के अनुसार भारत में स्थित मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिया जाए तो उसे घरेलू पंचाट कहा जाता है। अगर कोई विवाद भारत में उत्पन्न हुआ है और भारत की जो मध्यस्थ न्यायाधिकरण है उसके द्वारा पंचाट दिया गया है तो उसे कहते हैं घरेलू पंचाट, और जो विदेशी पंचाट है वो होता है विदेश में। ठीक है, यह पंचाट आर्बिट्रेशन एंड कैंसिलेशन एक्ट 1996 के भाग 1 पार्ट 1 के अंतर्गत नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए, यदि दो भारतीय कंपनियों के बीच विवाद का निपटारा दिल्ली में मध्यस्थ द्वारा किया जाता है तो वह घरेलू पंचाट कहलाता है। और फिर है विदेशी पंचाट। विदेशी पंचाट किसे कहते हैं? जब मध्यस्थों का निर्णय भारत के बाहर किसी विदेशी देश में दिया जाता है तथा वह न्यूयॉर्क या जेनेवा कन्वेंशन अंतर्गत आने वाले देश में पारित हो तो उसे विदेशी पंचाट कहा जाता है। विदेशी पंचाट को भारत में लागू कराने के लिए अधिनियम के भाग 2 भाग पार्ट 2 में प्रावधान लागू है। इसका जो प्रावधान है वो भाग 2 में बताया गया है, एक का भाग 1 में, एक का भाग 2 में। अब इन दोनों में अंतर, जो विदेशी पंचाट है और घरेलू पंचाट है, इसमें अंतर बताइए। वेरी शॉर्ट में भी आ जाता है कि विदेशी पंचाट और घरेलू पंचाट में अंतर बताओ। निर्णय का स्थान भारत में दिया गया, अगर भारत में निर्णय दिया गया है तो घरेलू पंचाट, और भारत के बाहर निर्णय दिया गया है तो विदेशी पंचाट। लागू कानून, भारतीय कानून द्वारा लागू हो गए, भारतीय कानून लागू होता है। विदेशी या अंतरराष्ट्रीय कानून लागू हो सकता है। ये अधिनियम का भाग पार्ट 1 में बताया गया है इसको, और इसको पार्ट 2 में। न्यायालय का नियंत्रण, भारतीय न्यायालय का प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट कंट्रोल रहता है। सीमित न्यायिक हस्तक्षेप होता है इसमें। जो विदेशी पंचाट है, जो विदेशी अवॉर्ड है, उसमें सीमित न्यायिक हस्तक्षेप होता है। फिर इसका प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट, इसे सीधे डिक्री की तरह लागू किया जा सकता है, न्यायालय द्वारा मान्यता के बाद लागू होता है।
चुनौतियां, धारा 34 के अंतर्गत चुनौती दी जा सकती है। धारा 48 में सीमित अधिकारों पर रोका जा सकता है। सम्मेलन, किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की आवश्यकता नहीं। न्यूयॉर्क या जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है, फिर है पक्षकार। भारतीय पक्षकार, इसमें दोनों जो पक्षकार होते हैं वो भारतीय होते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय विदेशी पक्षकार होते हैं। ठीक है, और फिर है घरेलू पंचाट का महत्व। अब हमने पढ़ा कि जो इन दोनों में अंतर है वो क्या होता है। अब है इनका महत्व। घरेलू पंचाट भारत के भीतर व्यापारिक विवादों के त्वरित शीघ्र समाधान का प्रभावी माध्यम है। इसमें समय और धन की बचत होती है तथा न्यायालयों का भार कम होता है। और फिर विदेशी पंचाट का महत्व है। विदेशी पंचाट अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है। इसमें विदेशी निवेशकों को यह विश्वास मिलता है कि उनके विवादों का निष्पक्ष समाधान होगा। ठीक है, फिर एक केस है इसमें, भारत एल्यूमिनियम कंपनी बनाम कैंसर एल्यूमिनियम टेक्निकल सर्विसेज इंक। ये केस है। इस मामले में भारत एल्यूमिनियम कंपनी और एक विदेशी कंपनी के बीच व्यापारिक अनुबंध से संबंधित विवाद उत्पन्न हुआ। जो व्यापारिक बिजनेस अनुबंध है, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, इससे संबंधित एक विवाद, एक डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ। पक्षकारों ने अपने समझौते में विदेशी सीट पर मध्यस्थता कराने का प्रावधान किया। विवाद यह था कि क्या विदेशी सीट वाले मध्यस्थों पर भारतीय न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र होगा। क्या मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का पार्ट 1 ऐसे मामलों पर लागू होगा जो विदेश में है। अब इस पर कोर्ट क्या कहती है। न्यायालय का निर्णय। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि मध्यस्थों की सीट भारत के बाहर है, जो मध्यस्थ व्यक्ति है उसकी सीट भारत के बाहर है, तो उसे विदेशी मध्यस्थ माना जाएगा और उस पर केवल पार्ट 2 लागू होगा। भारतीय न्यायालय विदेशी सीट वाले मध्यस्थों में सीमित हस्तक्षेप कर सकते हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि पार्ट 1 केवल भारत में स्थित मध्यस्थों डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन पर लागू होगा। ठीक है, पार्ट 1 में बताया गया है घरेलू पंचाट को, पार्ट 2 में बताया गया है विदेशी पंचाट को। और जो विदेशी पंचाट है वो विदेश में दिया जाएगा और जो घरेलू पंचाट है वो भारत में दिया जाएगा। फिर इसके बाद एक और केस पढ़ लेते हैं, एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण। एसोसिएट बिल्डर्स वर्सेस दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2015 का ये मामला है। इस मामले में निर्माण कार्य से संबंधित विवाद दिल्ली विकास प्राधिकरण और एसोसिएट बिल्डर्स के बीच उत्पन्न हुआ। विवाद को मध्यस्थ के लिए भेजा गया, जहां मध्यस्थ ने एक पंचाट अवॉर्ड पारित किया। बाद में एक पक्ष ने इस पंचाट को न्यायालय में चुनौती दी और कहा कि मध्यस्थ का निर्णय गलत है। जो मध्यस्थ ने निर्णय दिया है वो गलत है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, कुछ लोगों का ये पूछना है कि मैडम ये 50 नंबर का पेपर है तो इसमें हम कितनी पेज लिखें, कितना क्वेश्चन करें। एक जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 10 नंबर का होगा। 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, 30 नंबर के आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। 5-5 नंबर के आएंगे आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 10 नंबर के हो गए, तो 40 नंबर ये हो गए। और आपके 2-2 नंबर के आएंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 5 10 नंबर के, तो हो गए आपके टोटल 50 नंबर। तो अब इनमें हमें कितना मैटर लिखना है। मैटर आप पूरा ही लिखना, जो अभी तक सीक्वेंस में आपका चल रहा था वही लिखना, उतना ही लिखना। 50 नंबर के लिए भी इतना ही लिखना। ठीक है, ऐसा मत करना कि ये तो 50 नंबर का पेपर है तो लॉन्ग में मैं 3 पेज कर दूं और शॉर्ट में मैं 2 पेज कर दूं और जो वेरी शॉर्ट है उनको मैं 1 पेज पे 2-2 कर दूं। ऐसा मत करना, पूरा ही पेपर लिख कर आना। जैसे आप अभी तक सीक्वेंस में लिख रहे थे वैसे ही लिख कर आना। ठीक है, अब इसमें हम न्यायालय का निर्णय देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय केवल सीमित आधारों पर पंचाट में हस्तक्षेप कर सकता है। जो कोर्ट है वो सिर्फ सीमित कुछ लिमिटेड आधारों पर हस्तक्षेप करेगा पंचाटों में। न्यायालय
पंचाट के मेरिट या तथ्यों की पुनः समीक्षा नहीं करेगा। हस्तक्षेप तब होगा जब पंचाट सार्वजनिक नीति, कानून, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। ठीक है, अगर इनके विरुद्ध नहीं है तो वो कोई भी समीक्षा नहीं करेगा। फिर लिख सकते हैं इसका निष्कर्ष। इस प्रकार घरेलू पंचाट और विदेशी पंचाट दोनों मध्यस्थ व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं, किंतु दोनों के कार्यक्षेत्र, लागू कानून, प्रवर्तन तथा न्यायिक नियंत्रण में स्पष्ट अंतर है। घरेलू पंचाट राष्ट्रीय विवादों के समाधान में सहायक है, जबकि विदेशी पंचाट अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक विवादों समाधान का महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, इसमें 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कराए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको लॉन्ग में ही मिल जाएंगे, इन्हीं में मिल जाएंगे। ठीक है, 2 ही बताएं बस। 10 क्वेश्चन मैंने आपको वेरी इंपोर्टेंट कराए जो आपको करके जाने हैं एग्जाम में। ठीक है,